हेलो एवरीवन। ये जो आर ओ का पेपर हुआ है 5 दिसंबर को, उसकी मोस्ट एक्यूरेट आंसर की दे रहा हूँ उसके सेकंड पेपर की, यानी हिंदी की, जिसमें 60 सवाल होते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें जो हिंदी में पहला क्वेश्चन था, ये था नैसर्गिक का विलोम क्या है। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक का विलोम क्या होगा? प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम होगा, इसलिए नैसर्गिक का भी विलोम कृत्रिम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो सही आंसर्स हैं वो मैंने एक रेक्टेंगल में वो सही आंसर वाले जो वर्ड हैं उसको एक रेक्टेंगल के अंदर मैंने कवर कर दिया है, तो वो आप देखते चलेंगे उसको। अब इस आंसर की एक विशेषता ये है कि इसमें जितने भी रिले ऑप्शन दिए हुए हैं उनसे संबंधित भी अगर कोई रिलेवेंट और अच्छी यूजफुल इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो हम देते चलेंगे। तो नैसर्गिक का विलोम तो हमें पता चल गया कृत्रिम होता है। उसमें बाकी जो क्या क्या ऑप्शन है, यानी ऑप्शन 1 का डी सही है, बाकी ऑप्शन है अनुर्वर। तो इसका मतलब होता है जो उर्वर ना हो, जो उपजाऊ ना हो। और दूसरा प्राकृत हो गया, इसको आप जानते ही हैं। एक है इसमें बी, इसका ऑप्शन बी आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब होता है उत्पत्ति या प्रकट होना। तो ये ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा डिटेल हो गया। तो पहला है नैसर्गिक का ऑप्शन नंबर डी कृत्रिम सही है। दूसरा हो गया एक की वर्तनी शुद्ध है, उसको हमें बताना है। यह बेहद आसान है। इसका 2 का ऑप्शन नंबर बी सही है, आधिकारिक। ये सही लिखा हुआ है, आधिकारिक जो है वो सही लिखा हुआ है, तो 2 का बी सही है। वह कवि जो तत्काल कविता करे, तो वो कवि जो तत्काल कविता करे उसको कहते हैं आशु कवि। आशु का मतलब जिसको ढूंढने के लिए कहीं और किसी चीज़ का सहारा ना लेना पड़े, ऑन द स्पॉट। जैसे बीरबल जो थे तुरंत जवाब दे दिया करते थे ना, हाजिर जवाब टाइप के थे। तो वैसे आशु कवि का मतलब होता है जो तुरंत आप कुछ भी कहो, उसके किसी भी प्रसंग से संबंधित कविता उसके होठों पे तुरंत हाजिर रहे, वो कही दे। तो वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे कहेंगे आशु कवि। सुकवि का मतलब अच्छा कवि, महाकवि का मतलब बहुत बड़ा कवि, जैसे कालिदास टाइप के। और रस सिद्ध कवि मतलब जो रस में सिद्ध हो जो कवि, जैसे बिहारी, श्रृंगार रस में बड़े सिद्ध कवि थे बिहारी। ऐसे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में अगर लिखना चाहें कि वीर रस में कौन से सिद्ध थे कवि। एक सवाल भी आया था वो उसके जीएस वाले पेपर में कि आल्हा उदल से संबंधित, कि उसमें कौन पैदा हुआ तो धरती 2.5 हाथ जो है नीचे धंस गई। तो वो जो लिखा था वो आल्हा जो हमारे महोबा साइड में गाई जाती है, वो वीर रस का बड़ा अच्छा सा उदाहरण है। तो उसे जिन्होंने भी लिखा, जगनिक ने लिखा था आई थिंक, तो वो वीर रस के बड़े सिद्ध कवि माने जाएंगे। यहाँ जो है रस सिद्ध कवि जो होगा, मतलब जो रस में सिद्ध हो कवि। खैर आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो गया, वो है हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची इसमें कौन सा हमें ढूंढ लेना है, तो ऑप्शन ए ही मिल गया, विपुला। विपुला, वसुधा, रत्न गर्भा, इला, अवनी, ये सब पृथ्वी की पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर 4 का ए सही है। और भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। सरोवरी, सरोवरी का मतलब होता है रात्रि। तो ये हो गया। फिर हो गया धेनुका। धेनुका के कई सारे अर्थ हैं, वो हम देख लेते हैं। धेनुका का मतलब गाय भी होता है, पार्वती भी होता है, उपहार भी होता है, तो याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन 4 का ऑप्शन नंबर डी जो है, इसका भी इसमें लिखा हुआ है पयस्विनी। तो पयस्विनी का मतलब होता है गाय। पयस्विनी का मतलब कोई ये भी कह सकता है कि नहीं, पानी भी तो होता है। तो यहाँ पयस्विनी का मतलब गाय इसलिए होगा, हम समझें कि गाय जो है वो दूध देती है, पानी नहीं देती है। पानी उसमें आदमी मिलाते हैं। तो पय का मतलब भले दूध पानी दोनों हो, लेकिन पयस्विनी का मतलब गाय होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो वसुधा का पर्यायवाची ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो, ऑप्शन नंबर ए हो गया, विपुला। अब आगे चलते हैं। करपट का तद्भव रूप क्या है? करपट का मतलब होता है कपड़ा। करपट है तत्सम और इसका तद्भव हो जाएगा कपड़ा। तो 5 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, करपट का कपड़ा। 6 आ जाते हैं, खेलना। बेहद आसान था ये, कोई आसपास भी मिलता जुलता ऑप्शन इसमें दिया नहीं था इन्होंने। खेलना का खिलाड़ी हो जाएगा। खेलना है क्रिया, और इसकी जो विशेषता बताए कि वो मतलब इसका विशेषण शब्द बनाना है खिलाड़ी। अब ये खिलाड़ी विशेषण कैसे हुआ? जैसे कहते नहीं है कोई होता है बहुत, वह बड़ा खिलाड़ी आदमी है भैया, तो खिलाड़ी वो विशेषता बता रहा है उस आदमी की ना, तो खिलाड़ी हो गया। तो 6 का हो गया सी ऑप्शन सही, खेलना शब्द से बना विशेषण है खिलाड़ी। 7वां चंद्रहास का पर्यायवाची है तलवार। बड़ा आसान सा है ये, तो ये याद रखेंगे। चंद्रहास का पर्यायवाची है तलवार। ऑप्शन 7 का हो जाएगा बी। 8वां क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि विशेषण कौन सा नहीं है। तो अकूत,
उसके उनके पास अकूत संपत्ति थी। तो संपत्ति की क्या विशेषता है कि वो कम नहीं थी, अकूत थी, तो विशेषता बता दिया। तो अकूत विशेषता बताता है, ऐसे अकर्ड भी विशेषता बताता है और अचंड भी विशेषता बताता है। अचंड और प्रचंड जैसे होता है ना कि वो बड़ी प्रचंड लड़ाई वो लड़ी गई, तो अचंड का मतलब उतना जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी तीव्रता तीक्ष्णता उतनी ज़्यादा ना हो, वो अचंड, वो भी विशेषता ही बताता है। आचार, अब आचार विशेषण क्यों नहीं है? विशेषण कौन नहीं होता है जो नहीं, विशेषण एक होता है विशेष। तो विशेष जो होता है वो कोई ना कोई संज्ञा होता है ज़्यादातर। तो संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसी का नाम, वस्तु या स्थान, ये सब संज्ञा होती है। तो अचार खाने वाला होता है जो अचार ना, तो वो एक वस्तु का नाम है, खाने की वस्तु है वो, तो वो विशेष ही हो गया। अचार हुआ एक संज्ञा और संज्ञा होता है विशेष, इसलिए ये विशेषण नहीं होगा अचार। तो इसलिए 8 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है 100 गुना लंबा। अब ये भी देख लेते हैं। 100 गुना लंबा तो गणना कैसे करते हैं? 1 2 3 4 ऐसे करके। तो इसमें 100 गुना लिखा हुआ है, तो एक ऐसे तो लिखा नहीं हुआ है कि 99 100 ऐसे टाइप, तो गणनावाचक नहीं हुआ। क्रम में कैसा होता है? क्रम में ऐसे होता है पहला दूसरा तीसरा, ऐसे भी नहीं लिखा है। ये संपूर्णतावाचक जो है, संपूर्णतावाचक में होता है मतलब जो कंप्लीट हो, कि 1 है 2 है 3 है, ऐसे आधा डेढ़ पौना ढाई ये सब ना हो, ऐसा भी कुछ नहीं है इसमें। आवृत्तिवाचक, आवृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसे आप देख सकते हैं 100 गुना लिखा हुआ है। 100 गुना का मतलब कोई भी चीज़ फ्रीक्वेंटली आई है कितनी बार? 100 बार। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 100 बार तक, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 100 बार। तो आवृत्ति 100 बार हुई, यानी 100 गुना हुआ। तो इस तरह से 100 गुना लंबा में आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ये आगे भी याद रखेंगे, जैसे 1 गुना 2 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 8 गुना। यहाँ अगर कोई पूछे कौन सा विशेषण है ये, तो आवृत्तिवाचक होगा। सब कुछ जानने वाले के लिए एक सिंपल सा है, सर्वज्ञ कहते हैं उसको, सब कुछ जानने वाले को, तो 10 का सी हो जाएगा सही। महाज्ञानी का मतलब बहुत महान ज्ञान, जिसके पास जानकार का मतलब जानने वाला, और ज्ञानी का मतलब ज्ञानी ही है। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीत शब्द कौन सा होगा? तो प्रथम का होता है अंतिम। बिल्कुल आसान सी बात है ये। इसमें एक गौड़ का क्या होता है? गौड़ का होता है प्राथमिक, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, अप्रोच। और अब क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है। ये अच्छा सवाल था थोड़ा सा। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है वाक्य जो शुद्ध है? उसने मुक्त कंठ से पढ़ाई की। पहला वाला जो ऑप्शन है ये गलत क्यों है? पहला वाले में जो मुक्त कंठ हम देख रहे हैं ना, एक सामासिक पद है, और सामासिक पद का काम क्या होता है कि ये कारक को खा लेता है, कारक का लोप कर देता है। परंतु इसमें मुक्त कंठ के बाद से कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया, तो ये तुरंत गलत हो गया। तो उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की, ये गलत होगा। उसने मुक्त कंठ बढ़ाई की, से नहीं होना चाहिए था, तो सही होता। दूसरा देखते हैं, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये बिल्कुल सही है। मुक्त हस्त एक सामासिक पद है, तो ये क्या किया? से वाले कारक को ये खा गया, तो उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये सही हो गया। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी वाला गलत क्यों होगा? समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, तो समस्त, यहाँ समस्त की कोई ज़रूरत नहीं है, इरेलीवेंट है यहाँ पे। प्राणी मात्र का कल्याण करो होता तो सही होता। और डी आपकी आयु 40 वर्ष है। इसमें आयु शब्द जो है ये यहाँ उतना उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है एक तरह से। यहाँ आयु के स्थान पर उम्र या अवस्था का प्रयोग करना चाहिए था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का बी सही है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास में। तो क्वेश्चन नंबर 13 के पास में जाना है हमको। क्वेश्चन नंबर 13, यस। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? बिल्कुल आसान सा है, रिक्त कहते हैं उसको। तो 13 का सी हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, चोर का पर्यायवाची खनक है, ये भी आसान है, ये भी याद रखेंगे। चोर का पर्यायवाची खनक 14 का ए हो जाएगा। इसमें एक बाकी तो सबका जानते हैं, धूसर, थलचर। थलचर मतलब जो थल पे चले, स्थल पे रहने वाला, जमीन पे रहने वाला। एक वर्ड है जिसको याद करना जरूरी है, बी में ऑप्शन दिया हुआ था उदक। उदक का मतलब होता है जल, पानी, तो ये याद रखेंगे आगे। अब 15 है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। अब पांडु क्या है? पांडु विशेषण हो गया, इसका जब अर्थ लें तो पांडु का मतलब पीला होता है, तो पीला गुलाब या पीला फूल ऐसे कुछ हो गया, तो वो फूल की विशेषता बताने लग गया। तो इस तरह से तो पांडु क्या हो गया? पांडु फिर विशेषण बन गया। लेकिन पांडु एक नाम भी है। नाम किसका है? बहुत सारे लोगों का पांडु नाम पहले पुराने ज़माने में हुआ करता था। जैसे महाभारत में जो अर्जुन जी हैं, यानी पांचों पांडव हैं, उनके पिता जी का नाम जो था, उनके पितृदेव का नाम क्या था? पांडु नाम था उनका। तो पांडु नाम भी हो गया। तो जैसे ही नाम आया, नाम हो गया संज्ञा, और संज्ञा क्या होता है? संज्ञा होता है विशेष। तो इस तरह से पांडु विशेषण भी हो गया और विशेषी भी हो गया। तो फिर हमारा सही हो जाएगा भैया 15 में, 15 का ऑप्शन नंबर सी, कि पांडु क्या है? विशेषण और विशेष दोनों है। अगला है 16 नंबर, इसमें कौन सी की वर्तनी शुद्ध है ये हमको बताना है। तो ये नुपुर लिखा हुआ है, नुपुर नहीं होता, इसका सही होता है नूपुर। तो नूपुर लिखा हुआ है इसके ए के बगल में, वो देख लीजिए।
तो हमें शुद्ध वर्तनी किसकी ये बताना था, लेकिन अशुद्ध जो है उसका भी शुद्ध रूप जान लीजिए, कहीं काम आएगा। स्मरण लिखा हुआ है तो इसका स्मरण होता है, और परिस्थिति लिखा हुआ है तो परिस्थिति होता है, ये लिखा हुआ है इसके बगल में। सही कौन सा है, कवयित्री, ऑप्शन नंबर सी। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना 17 वाले में। तो ये तो ऐसा है कि परीक्षा सारे लोग देने गए थे परीक्षा, तो किसी ने इसको गलत ही न किया होगा। अच्छी बात है, इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परीक्षा, यही सही है। कौन सा, 17 का ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा। अब अगला है 18, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा। तो विपलक किसको कहेंगे, जिसके पास पलक ही ना हो उसको विपलक कहेंगे, तो ये तो गलत हो गया। चकित होगा ही नहीं, देखते रहना, ये भी आसपास भी नहीं है, तो इसका हो जाएगा बिना पलक झपकाए को डी का हो जाएगा निर्निमेष। तो क्वेश्चन नंबर डी 18 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निर्निमेष। अब 19 है अनुरक्ति, अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति, ये बिल्कुल सही है, 19 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नांकित में एक वाक्य शुद्ध है, वो कौन सा है। मैं अनेकों बार विदेश गया है, बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर ए। क्यों, मैं अनेक बार विदेश गया, ये होता तो सही होता। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, ये बिल्कुल गलत है। मूल्य नापने वाली चीज़ नहीं होती, मूल्य आंका जाता है। तो यहाँ पे अगर ये होता नापने की जगह पे आंका नहीं जा सकता, तो ये सही होता। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया इस तरह से। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। अब यहाँ केवल भी है, इतना भी है, ही भी है, ही की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप केवल इतना काम कर दीजिए तो सही होता। ही यहाँ पे रैम्पेंट है, ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, तो वो गलत है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि हाँ 20 का जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही है। ये सही क्यों है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। एक्चुअली जब हम बस से या ट्रेन से यात्रा करते हैं तो वहाँ लिखा होता है बिना टिकट यात्रा दंडनीय अपराध है। तो शायद ये थोड़ा इस चीज़ ने कन्फ्यूजन क्रिएट किया हो कि बिना टिकट यात्रा दंडनीय अपराध नहीं है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ अपराध होता है वहीं दंड होता है, तो ये बिल्कुल सही है 20 का सी, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। 21 है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहते हैं, इसमें कोई बट नहीं है, 21 का बी हो गया। 22 है, निम्नलिखित में विशेष शब्द कौन सा है। विपन्न, विशिष्ट और वादी, ये तीनों विशेषण हैं। जैसे किसी व्यक्ति की विशेषता वो है कि वो विपन्न है, या किसी व्यक्ति की विशेषता ये है कि वो विशिष्ट है, या किसी व्यक्ति की विशेषता ये है कि वो वादी है। तो ये तीनों विशेषता बताने वाले शब्द हो गए, तो उनको क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। तो विशेष एक ही बचा फिर 22 का डी ऑप्शन, मानस। मानस क्या है, मानस है अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया था, 22 में विशेष शब्द बताना था, वो है मानस, चूँकि विपन्न, विशिष्ट और वादी ये तीनों विशेषण हैं। अगर इनकी पहचान करनी हो तो ऐसे, जैसे उस व्यक्ति की, ऐसे कह सकते हैं किसी व्यक्ति की विशेषता ये है कि वो विपन्न है, या उस किसी व्यक्ति की विशेषता वो है, या किसी अतिथि की विशेषता वो है कि वो विशिष्ट अतिथि है ना। तो अतिथि की विशेषता बता रहा है विशिष्ट शब्द, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है विपन्न शब्द, और वादी भी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि कोई व्यक्ति वादी है। वादी जो मुकदमे मामले होते हैं ना, उसमें वादी प्रतिवादी वाला कंसेप्ट आता है, आप वेल अवेयर होंगे। और मानस शब्द जो है ये क्या है, मानस शब्द है विशेष से, क्योंकि ये एक नाउन है। अब मानस शब्द विशेष से है, ये वाला सवाल इसके पहले भी आया, आर 2010 और 2013 वाले हिंदी के पेपर में भी आया है, आप देख सकते हैं। अनुग्रह, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि अनुग्रह का विपरीत क्या होगा, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अनुग्रह का विपरीत होएगा विग्रह, और उसके साथ में एक दिया हुआ है आग्रह, आग्रह का होगा दुराग्रह। तो ये हम याद रखेंगे, क्योंकि इसके पहले 2016 के पेपर में भी शायद आया था कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे, और उसमें था कि आग्रह का अनाग्रह, और ऐसे अलग अलग करके दिए हुए थे कि कौन सा सही है। तो आग्रह का अनाग्रह नहीं होगा, आग्रह का विलोम होगा दुराग्रह, और अनुग्रह का विलोम होगा विग्रह। अनुग्रह का मतलब फेवर करना, विग्रह का मतलब इनमिटी, मतलब विरोध करना। अब इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। आपत्ति की विपत्ति गलत है, आपत्ति का अनापत्ति होगा। अवर्षण का अनावर्षण ये गलत है, अवर्षण का वर्षण होगा। एक्चुअली अवर्षण और अनावर्षण दोनों पर्यायवाची हो गया। अवर्षण का मतलब वर्षा न होना, सूखा होना, अनावृष्टि टाइप का। वर्षण का मतलब पानी बरसना। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, किस क्वेश्चन का, 24 का डी। आद्रित, आद्रित का होता है निराद्रित, और यह तिरस्कृत भी हो सकता है। तिरस्कृत भी काफ़ी हद तक मिलता जुलता शब्द है उससे। वैसे तिरस्कृत का सबसे परफेक्ट अगर आप देखा जाए विलोम तो क्या होगा, वो होगा पुरस्कृत। लेकिन यह अगर नहीं है तो सबसे मतलब पास का जो ऑप्शन होगा, नियर टू एक्यूरेट, वो यही ऑप्शन नंबर 24 का डी हो जाएगा, आद्रित का निराद्रित, आद्रित का तिरस्कृत। तो 24 का डी।
अब 25 है, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हस्ती का मतलब हाथी होता है, तो ये तो बेहद आसान है। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है, आधुनिक का विलोम क्या है? आधुनिक मतलब जो अभी चल रहा है, प्राचीन का मतलब पुराना जो बीत चुका है। बाकी इसके इस ऑप्शन में जो दिए गए हैं तीन, समीचीन, अर्वाचीन और समसामयिक, ये तीनों आधुनिक की पर्यायवाची हैं, आधुनिक के पर्यायवाची हैं ये तीनों, और विलोम है आधुनिक का प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए कक्षा 5 से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो जो युद्ध में स्थिर रहे वो युधिष्ठिर है। इसको ऑप्शन भी बहुत ही आसान थे कि आप युधिष्ठिर पे ही आके रुकते, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 27 का सी युधिष्ठिर। अब 28 आ गया, जीव का पर्यायवाची रचना होता है, वेरी सिंपल, तो 28 का बी हो गया। अब 29 क्वेश्चन नंबर, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्या होता है कि जहाँ पे जो विशेष वाला शब्द है उसके बाद में विशेषण का प्रयोग हो तो वहाँ विधेय विशेषण होता है। तो यहाँ पे घोड़ा विशेष शब्द है। अब घोड़े की विशेषता बता रहा है काला, लेकिन वो घोड़े के आगे नहीं है, घोड़े के पीछे काला लिखा हुआ है कि घोड़े की विशेषता है वो काला है, लेकिन विशेष के बाद में आया है वो, तो इसलिए यहाँ विधेय विशेषण हो जाएगा। विशेष विशेषण कुछ होता नहीं है, तो ये केवल बुद्धू बनाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ था। अब बाकी सार्वनामिक विशेषण और क्रम बोधक विशेषण यहाँ पे है नहीं, तो 29 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 30 क्वेश्चन है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। अच्छा सवाल है, इसको देख लें एक बार। 10वां, जैसे गणना जब किसी चीज़ का करते हैं, ऑप्शन ए क्यों गलत है वो देखते हैं। किसी चीज़ का गणना करते हैं तो क्या कहते हैं, 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं, ऐसे 10 तक। तो यहाँ गणना तो है नहीं, 10 नहीं लिखा है, 10वां लिखा है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन सी पे विचार करें तो आवृत्ति सूचक, आवृत्तिवाचक जो लिखा हुआ हमने पहले ही डिस्कस किया है इसी पेपर को एनालाइज करते हुए, कि आवृत्ति का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, जहाँ फ्रीक्वेंसी दिखाए कि कितने बार, तो यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं है कि 10 गुना तो लिखा नहीं है, 10वां लिखा है। समुदाय बोधक में होता है दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, इस तरह का कि वो समुदाय का बोध कराए, पर यहाँ ये सब कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ पे क्या है, क्रम दिखा रहा है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, ये क्या है, ये क्रम है, एक तरह का ऑर्डर दिखा रहा है। तो इस तरह से प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, ये क्रमवाचक विशेषण है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, तिमिर का पर्यायवाची अंधकार, बिल्कुल आसान है ये। हाँ, तिमिर का पर्यायवाची अंधकार बिल्कुल सही है, 31 का डी ऑप्शन। 32 है, हुताशन, हुताशन अग्नि को कहते हैं, पावक भी इसी को कहते हैं, नल भी इसी को कहते हैं। 33 जो है इसका क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो हस्तक्षेप बिल्कुल सही है, सदस्य भी सही है, गृहिणी भी सही है। याज्ञवल्क्य जो है ये ऋषि थे, जो मैत्रेयी थे, उनके पतिदेव थे, यही थे जिन्हें गार्गी ने जो है हराया था शास्त्रार्थ में, इनका याज्ञवल्क्य जी का बड़ा नाम है। तो याज्ञवल्क्य गलत लिखा हुआ है, वो सही कैसे लिखा जाएगा, ये लाल पेन से लिखा हुआ है बगल में, आप देख सकते हैं। याग के बाद वा, उसके बाद आधा ला रहेगा, आधा का रहेगा, फिर या रहेगा, तो इस तरह से याज्ञवल्क्य हो जाएगा। तो 33 का ए सही ऑप्शन है। चौथा का तत्सम होगा चतुर्थ। आगे पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर तो इस तरह से 34 का हो गया डी। 35 में है, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द क्या है? घोड़ा का तत्सम, अच्छा सवाल था। घोड़ा का तत्सम शब्द तो अशुभ ही घोड़ा का है, लेकिन यहाँ उपयुक्त तत्सम पूछा है, इसका मतलब घोड़ा के काफ़ी मिलता जुलता शब्द, तो घोटक हो जाएगा फिर। तो 35 का बी घोटक, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द हो जाएगा। 36 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आवर्तक का विपरीतार्थक क्या होगा? तो आवर्तक का विपरीतार्थक जो होगा वो होगा अनावर्तक। प्रवर्तक भी कहीं कहीं दिया गया है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट जो है वो अनावर्तक है, तो 36 का बी ऑप्शन सही है। 37 में जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है, तो अभिज्ञ का मतलब यहाँ समझते हैं, अभिज्ञ का मतलब होता है जाना पहचाना हुआ, समझा बूझा हुआ, तो ये किसी विषय का ज्ञाता से इसका कोई लेना देना है नहीं। विशिष्ट के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चैतन्य का मतलब जो जागृत अवस्था में हो, जैसे चैतन्य महाप्रभु नाम सुना होगा, भक्ति काल के बहुत महान संत थे, तो चैतन्य का मतलब जो जागृत अवस्था में हो। तो जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए सबसे परफेक्ट वर्ड क्या होगा? विशेषज्ञ। विशेषज्ञ का मतलब किसी विषय का ज्ञाता, तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, बिजली का पर्याय क्या है? बिजली, भैया बिजली का पर्याय होएगा दामिनी, सौदामिनी, ये सब होता है बिजली का पर्यायवाची, तो दामिनी यहाँ मिल गया। 38 का चपला चंचला भी इसका होता है, चपला चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तो 30 विद्युत। 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दामिनी, बिजली का पर्यायवाची। बाकी जो ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं,
ये काम आएगा। सरवरी, सरवरी का मतलब होता है रात्रि या निशा। रमणी, रमणी का मतलब सुंदर स्त्री, सुंदर औरत। और तनया का मतलब होता है पुत्री। तो 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिजली का पर्याय है दामिनी। आगे चलते हैं 39 क्वेश्चन नंबर 39 पे पहुंचते हैं। ये अच्छा सवाल था। 39 में लिखा हुआ है अपर्णा। अपर्णा का पर्यायवाची क्या होगा? अब अपर्णा का मतलब समझ लेते हैं। अपर्णा का मतलब ये है कि जो पति भी खाना बंद कर दे, मतलब बाकी पकवान 56 भोग वो तो छोड़ो, तो बड़ी बात हो गई। किसी चीज़ को लेके इतना जिसका प्रण हो जाए, या किसी दुख में विह्वल हो जाए, या किसी चीज़ को लेके प्रण हो जाए किसी का, कि वो पति भी खाना बंद कर दे, तो उसको कहेंगे अपर्णा। मतलब जो पर्ण का मतलब पत्ती, तो जो पत्ती वगैरह भी खाना बंद कर दे। अब इसकी कहानी है थोड़ी सी, मैं बता देता हूँ। जब माता पार्वती जो है राजा हिमाचल के यहाँ उन्होंने जन्म लिया, तो शिव जी को पति स्वरूप में पाने के लिए उन्होंने संकल्प ले लिया। एक समय ऐसा आया कि उन्होंने खाना पानी सब छोड़ ही दिया, मतलब पत्ती का भी सेवन छोड़ दिया। तो तब से माता पार्वती को अपर्णा कहा जाने लगा था। तो 39 में क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अपर्णा किसकी पर्यायवाची है? किसका पर्यायवाची है? पार्वती माता का। तो देवी पार्वती का पर्यायवाची है अपर्णा, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरी शब्द का पर्यायवाची चुनिए। चंचरी कहते हैं भंवरे को, भंवरा मतलब भ्रमर यहाँ ऑप्शन दिया गया है, तो 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चंचरी को सिलीमुख भी कहते हैं, और सिलीमुख का मतलब बाढ़ भी होता है, यानी सिलीमुख एक ऐसा शब्द है जिसके कई अर्थ हैं, जिसमें एक भंवरा है और एक बाढ़ है। क्वेश्चन नंबर 41 है, गोधूम का तद्भव शब्द क्या है? गोधूम का तद्भव होता है गेहूं, यानी गेहूं का तत्सम होता है गोधूम। तो 41 का हो जाएगा सी। 42 के पास आते हैं, कोई आदमी आया है। कोई का मतलब पता नहीं कौन आदमी आया है, तो कोई आदमी आया मतलब निश्चित है ही नहीं, तो ये अनिश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा। 42 का हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, अनिश्चयवाचक। अब 43 है, गौरव का विपरीतार्थक क्या होगा? गौरव का लाघव होगा। ये आसान सा है, तो 43 का बी हो जाएगा। आगे आते हैं 44 के पास, तो अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विलोम होगा भैया विष। और बाकी इसमें जो ऑप्शंस में है कुछ जो इंपॉर्टेंट, अर्क का मतलब होता है सूर्य, जिसको ज्योति प्रकाश भी होता है, अर्क का अर्थ भी उसका मतलब होता है अमृत। 45 के पास आते हैं, सदाचार का विलोम होगा कदाचार, तो 45 का बी हो गया। 46 के पास आते हैं, सवाल अच्छा है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो अंगना को अंगड़ भी कहते हैं। वैसे सही से देखा जाए तो आंगन को अंगड़ कहते हैं, मतलब आंगन का जो तत्सम है वो अंगड़ है, और गयंद का तत्सम है वो गजेंद्र। तो इसमें दो ऑप्शन सही प्रतीत हो रहे हैं, परंतु यहाँ जो अंगना लिखा हुआ है ये वाला सही विकल्प यहाँ पे इसलिए नहीं होगा कि आंगन का अंगड़ होता है, यहाँ अंगना दिया हुआ था, तो इसको तत्सम के रूप में माना जा सकता है। तो हमारा सही विकल्प होगा 46 का वी, गयंद। गयंद तद्भव है, इसका तत्सम होगा गजेंद्र। तो 46 का बी। वैसे 46 का ए भी माना जा सकता है, वो ये लोक सेवा आयोग पर निर्भर करता है कि कौन सा उत्तर वो मानता है, परंतु हम मान के चलते हैं कि 46 का बी ही होएगा। गयंद तद्भव है और गजेंद्र उसका तत्सम है। 47 क्वेश्चन नंबर है, जो तोला जा सके। तो जो तोला ना जा सके वो होता है अपरिमेय, और जो तोला जा सके वो परिमेय। परिमेय का मतलब जिसको जो परिमित हो, जिसे मापा जा सके, और क्या, तो हो गया परिमेय। अब थोड़ा मैथ में अगर जाएं तो परिमेय संख्याएं वो होती हैं कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो वो शांत दशमलव में हो, वो या कुछ डिजिट के बाद में वो कोई रूटीन फॉलो करे, यानी उसको मापा जा सके, तोला जा सके, वो परिमेय हो गया। अपरिमेय में इसका उल्टा होता है, तो इसलिए 47 का जो हो गया वो सही ऑप्शन हो गया सी, जो तोला जा सके उसे कहेंगे परिमेय। अब अनुमेय का मतलब जान लेते हैं। अनुमेय का मतलब होता है जिसे अनुमान से ज्ञात कर सकें। तो अनुमेय का मतलब जैसे होता नहीं है कि कई सारे कुछ होता है, हमने उठाया, हमें अच्छा ये लगभग 1 किलो होगा, तो वो अनुमान। तो ऐसी चीज़ें जो अनुमान से ही, जिनका आइडिया हम लगा सकें, अनुमान से ही पता कर सकें कि इसमें क्या वजन है, उसको कहते हैं अनुमेय। अब आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें होता है कम बोलने वाला, उसको कहते हैं मितभाषी। ज़्यादा बोलने वाले को कहते हैं ज़्यादा बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। बहुभाषी कहते हैं जो अच्छा, उसके बाद मृदुभाषी, मतलब जो मृदु बोले उसको कहेंगे मृदुभाषी। अब आगे आ गया 49 क्वेश्चन नंबर। 49 क्वेश्चन नंबर में है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द चुनिए। तो बलवान, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। बलवान का होता है तत्सम एक्चुअली बलिष्ठ। तो बलवान भी तद्भव है इस तरह से कि बलवान तद्भव है, उसका तत्सम होता है बलिष्ठ। बांझ का बंध्या होता है क्या? तत्सम। तो बांध भी यहाँ पे क्या है?
बांझ बांझ सॉरी बांझ भी यहाँ पे तद्भव हो गया, और आसमान भी तद्भव होता है, इसका जो तत्सम होता है वो होता है आकाश। तो इसमें 3 ऑप्शन जो है वो काफ़ी करेक्ट है। और सही से देखा जाए अगर मेरे हिसाब से तो इसमें बी जो ऑप्शन है बांझ, बांझ एकदम एग्जैक्ट है, वो तद्भव है और उसका तत्सम होगा बंध्या। आसमान भी कई लोग कह रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, इसमें तीन तीन जो ऑप्शन है वो काफ़ी सही लग रहे हैं। अच्छा, चमचा जो है ये एक विदेशा शब्द है, तो इसका तद्भव और तत्सम से कोई लेना देना है नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के पास में। जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहेंगे? जिसकी आशा ना की गई हो उसको अप्रत्याशित कहेंगे। आशातीत का मतलब आशा से परे, और आशान्वित मतलब आशा हो जिसको लेके। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है हमें। अधीन लिखा हो ये गलत है, अधीन भी गलत है, अधीन सही है। जो ऑप्शन 51 का ऑप्शन नंबर बी है अधीन, ये बिल्कुल सही है, तो 51 का हो जाएगा बी। ये ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं अधीन से बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अधीन गलत होता है, अधीन सही होता है। जैसे अनाधिकार गलत होता है, अनअधिकार सही होता है, अनधिकार सही होता है एक्चुअली। अब लास्ट पेज आ गया क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द नग्न तो हो गया तत्सम, द्राक्षा भी तत्सम, दक्षिण भी तत्सम, ये तीनों देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि ये तत्सम है। दाढ़ी जो होता है ये होता है तद्भव, और दाढ़ी का तत्सम क्या होता है देखो, दन स्ट्रिका, बड़ा खतरनाक सा वर्ड है ये, आप प्रोनाउंस कर लेना, और ना वो प्रोनाउंस कर पाए आप तो इसको देख ही लें, एक्चुअली याद कर लें, इसको मैंने लिख दिया है। तो ये दाढ़ी का होता है तत्सम, दंष्ट्रिका। अब 53 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये है निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द क्या होगा? तो तत्सम जोगी, जोगी का योगी होता है तत्सम, तो जोगी तो तद्भव हो गया। जोबन भी तद्भव हो गया, जमाई भी तद्भव हो गया, तो तत्सम क्या हुआ? यौवन। तो 53 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यौवन तत्सम है। 54 क्वेश्चन नंबर है निम्नांकित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं? इला भी पृथ्वी का पर्यायवाची है, अचला भी है, अवनी भी है, तीनों पृथ्वी पर्यायवाची हैं। अचल पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, अचल का मतलब होता है पर्वत। तो 54 जो है उसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 55 क्वेश्चन नंबर है एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह है। सुंदर लड़का बिल्कुल ठीक है, सुंदर लड़के होते हैं, सुंदर लड़की भी होती है और सुंदर लड़के भी होते हैं। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो उसमें विशेषण अशुद्ध है, सुंदरी लड़की। इसमें सुंदरी अगर कह दिया तो सुंदरी लड़की के लिए ही यूज किया जाएगा, वो लड़के के लिए नहीं, सुंदरी लड़का नहीं कहते, तो इसलिए इसमें विशेषण का अशुद्ध रूप इस्तेमाल किया गया है, इसलिए 55 का ए नंबर, 55 का ए ऑप्शन सही है, चूंकि हमें अशुद्ध ही बताना था। 56 क्वेश्चन नंबर है, इसमें निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? पंक्ति। 56 का ए वाला ही ऑप्शन सही है। पंक्ति का जो तद्भव होता है वो होता है पंगत। इधर लिखा हुआ है पंख, पंख का तत्सम होता है पक्ष, और 15 का 15 अलग तरह से जो लिखा हुआ ये होता है, तो इसलिए 56 का पंक्ति जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए यही सही हो जाएगा जवाब। 57 है क्वेश्चन नंबर, इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो रचयिता कैसे लिखा जाएगा? रचयिता गलत लिखा, ये बगल में उसके ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, चिन्ह भी ब्लैक पेन से उसके बगल में लिखा हुआ है, वो ऐसे लिखा जाएगा। और अनाधिकार, यह भी मैं जिसकी चर्चा कर रहा था, अनाधिकार नहीं लिखा जाता, वो अनधिकार लिखा जाता है, तो अनधिकार वो ब्लैक पेन से उसके बगल में लिखा हुआ है, उसको आप देख लेंगे एक बार। आगे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, तो इसका 57 का जो डी ऑप्शन नंबर है अनुकूल, वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो इसे ऑप्शन हो जाएगा 57 का डी। 58 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, इसमें 4 जो वाक्य हैं इसमें 2 शुद्ध लग रहे हैं, देखो इसमें कौन सा माना जाता है, ए और सी वाले। उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, इसमें बिल्कुल कोई कहीं कमी नहीं थी, बस दिक्कत ये हो गई कि बहुत के बाद ही लगा दिया, जिसकी ज़रूरत थी नहीं यहाँ पे। लेकिन बाकी अगर ऑप्शनों को देखें तो जो बी ऑप्शन है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, बिल्कुल गलत है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये होता तो सही होता। ऑप्शन नंबर सी में कहाँ कमी थोड़ी लग रही है कि उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तो उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, यहाँ प्रकट जो है वो अनावश्यक लग गया है, मतलब ये शब्द ना भी होता तो इस वाक्य का बिल्कुल परफेक्ट मीनिंग निकल रहा था। और फिर डी वाला ऑप्शन है कि तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तो तमाम की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ देश भर में बात फैल गई, तो ये परफेक्ट सेंटेंस होता है, तो तमाम यहाँ हटा होना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होना चाहिए। उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, या आयोग इसको उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की ये भी मान सकता है
खैर यहाँ प्रकट की कोई ज़रूरत थी नहीं, ठीक उसी तरह जैसे ऑप्शन ए में ही की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब देखते हैं कौन सा सही आंसर माना जाता है। आपने ए और सी में से कोई भी एक लगाया हो तो मे भी दोनों सही माने जा सकते हैं। बाकी देखते हैं उसके आंसर की में क्या आता है। 59 है क्वेश्चन नंबर, इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है 59 का ऑप्शन नंबर सी प्रामाणिक। और जो गलत है उसका शुद्ध रूप क्या है उसको लिखा गया है। पूजनीय का होता है पूजनीय, और तत्कालिक का तात्कालिक होता है। पैतृक ऐसे जो लिखा हुआ है ऐसे नहीं होता ये। पैतृक के लिए त्रा जो है इस पे ये त्रा का इस्तेमाल ही एक्चुअली नहीं होता, ता वर्ड होता है उसमें री की मात्रा लगी होती है तब वो पैतृक बनता है। तो ये डी भी गलत है। तो 59 का ऑप्शन नंबर सी प्रामाणिक सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको कहते हैं विशेष, और जो विशेषता बताया उसको कहते हैं विशेषण। तो इस तरह से भी यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 60 पूरा एनालिसिस जो है ख़त्म हुआ। काफ़ी देर लगा है तो बड़ा मुश्किल होगा कि कोई ये वीडियो देखे, पर मैंने स्वांतः सुखाय के लिए बनाया है। और अगर आपने देखा है तो आपका बहुत हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।